हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मुहसिबा खान और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क्स। स्टार्ट करते हैं आज की फ़िज़िक्स की 7th क्लास को। तो यहाँ पर हम ह्यूमन आइज़ के बारे में प्रीवियस क्लास में अच्छा खासा डिस्कशन कर चुके हैं। अब उसके आगे देख लेते हैं जीवों में किस किस तरीके की आँखें होती हैं और उनका काम क्या होता है। पहला पॉइंट है यहाँ पर, जंतुओं में नेत्र भिन्न आकृतियों के होते हैं, यानी कि अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार की नेत्र यानी आइज़ होती हैं, मतलब उनके काम भी अलग अलग होंगे। केकड़े की आंखें काफ़ी छोटी होती हैं, लेकिन वे चारों ओर देखने में सक्षम होता है, यानी कि केकड़ा जो है वो चारों दिशाओं में देख सकता है, इसलिए वह ये भी भाप लेता है कि दुश्मन पीछे से आ रहा है या फिर आगे से आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है। इंसेक्ट यानी कि कीट, इंसेक्ट की बात की जाए जिसके अंदर आ जाते हैं, कीटों के अंदर आपका मच्छर वगैरह आ जाते हैं। तो इनकी आंखें जो होती हैं प्रत्येक छोटी छोटी आंखों से मिलकर बनी होती हैं। मक्खी भी इसी के अंतर्गत आती है, छोटी छोटी आंखों से मिलकर के बनी होती हैं इनकी आंखें। और इस आंखों को ये जो छोटी छोटी आंखों से मिलकर के ये जो आइज़ बनी होती है, इनको कंपाउंड आइज़ कहा जाता है। और वे आमने सामने और बल्कि पीछे भी देख सकते हैं। ठीक है। जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीट होते हैं, वो आमने सामने भी देख सकते हैं बल्कि पीछे भी देख सकते हैं, और इनकी आंखें छोटी छोटी आंखों से ही मिलकर के बनी होती हैं। अब नाइट बर्ड्स यानी कि रात्रिचर पक्षियों जैसे कि उल्लू होता है, उल्लू क्या करता है, रात में शिकार के लिए निकलता है। ये भी कहा जाता है कि उल्लू को रात में नज़र आता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उल्लू की आंखों में रॉड्स जो होती हैं यानी कि शलाका कोशिकाएं जो होती हैं ना, उनकी संख्या ज़्यादा होती है कोन्स के मुकाबले, इसीलिए वो रात में देख पाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि रात में जो एनिमल जो है आपके या फिर नाइट बर्ड्स हैं, वो शिकार के लिए निकलते हैं तो उनको ब्लैक एंड वाइट नज़र आता है, क्योंकि अगर कलरफुल देखना है तो वहाँ पर कोन्स की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। एक रात्रिचर पक्षी जैसे कि उल्लू रात में बहुत अच्छी प्रकार से देख सकता है, लेकिन दिन में नहीं। जबकि दिन में उड़ने वाले जो पक्षी होते हैं वो दिन के दौरान तो अच्छी प्रकार से देख सकते हैं, लेकिन वे रात के दौरान अच्छी प्रकार से नहीं देख सकते। ठीक है। उल्लू के नेत्र में बड़ा कॉर्निया होता है, बड़ी पुतली होती है, यानी कि जिसे ह्यूमन आइज में पिपल बोला जा रहा है, आई बॉल जो होती है। उल्लू के आँख में कॉर्निया बड़ा होता है, बड़ी पुतली होती है, ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश हो सके, क्योंकि वो रात में निकलता है। और इसके अलावा इसकी रेटिना में बड़ी संख्या में शलाकाएं होती हैं, या जिसको रॉड्स बोला जा रहा है, और केवल कुछ शंकु होते हैं। इसी कारण से तो इसको बोला जाता है कि ब्लैक एंड वाइट रात में निकलने वाले जंतुओं को नजर आता है। और साथ में यहाँ पर शंकु कुछ होते हैं, इसीलिए जिनमें शंकुओं की संख्या ज़्यादा होती है, शंकु की संख्या ज़्यादा होती है, उनमें कलरफुल भी नज़र आता है और ज़्यादा रोशनी में वो देख पाते हैं। तथा दिन के पक्षियों में अधिक शंकु व कम शलाकाएं होती हैं, यानी कि रॉड्स कम होते हैं, कोन्स ज़्यादा होते हैं। अब नेत्रों की देखभाल है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसी जगह से बनता है जैसे उम्मीद नहीं होती है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। बहुत कम और बहुत ज़्यादा रोशनी भी आंखों के लिए हानिकारक होती है। मतलब आप एकदम डिम लाइट में पढ़ रहे हैं, मतलब कम रोशनी में पड़ रहे हैं, तभी आपकी आंखों को इफ़ेक्ट करेगी ये चीज़। और अगर बहुत ज़्यादा ऐसी जगह पर, मान लिया आपने अचानक से सूरज को देख लिया, सनलाइट को देख लिया, डायरेक्ट सूरज को देख लिया, तो आपको बहुत देर तक के लिए ऐसा लगेगा जैसे आंखों में कुछ चमक सी आ गई है। ठीक है। तो वो भी ठीक नहीं रहता, मतलब बहुत कम और बहुत ज़्यादा रोशनी भी आंखों के लिए सही नहीं रहती है, और इससे रेटिना को नुकसान पहुंचता है। रेटिना को नुकसान पहुंचेगा तो इमेज किस पर बन रहा था, ये रेटिना पर ही बन रहा था, तो ऑफ कोर्स देखने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। सूरज या तेज़ रोशनी को सीधे नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। अपने मोबाइल में फ्लैश लाइट्स जला करके उसको डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए, और सूरज की रोशनी को नहीं देखना चाहिए डायरेक्ट। नेवर रब योर आइज़, आँखों को कभी भी रब नहीं करना चाहिए। आँखों को साफ पानी से, अगर धूल के कण जो हैं आँखों में चले गए हैं, तो आँखों को साफ पानी से साफ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उससे कोई नुकसान नहीं होता। और अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। खाद्य पदार्थों में विटामिन ए की कमी से आंखों में कई परेशानियां होती हैं, और इनमें सबसे आम है रतौंधी। ठीक है। रतौंधी क्या होती है? रात में
ना दिखने वाली एक प्रॉब्लम होती है जिसको रतौंधी बोला जाता है, और वो विटामिन ए की कमी से हो जाती है। इसलिए विटामिन ए युक्त पदार्थों का सेवन करना चाहिए। गाजर में अच्छी मात्रा में पाया जाता है विटामिन ए। ब्रोकली में, सब्जियां जैसे कि हरी सब्जियां जो होती हैं जैसे कि पालक है। और एक यहाँ पर आ जाता है कोड लीवर ऑयल। ये क्या होता है? ये या तो मछली के यकृत, मछली के जो लीवर होता है ना उसी का ऑयल होता है। मछली का यकृत या यकृत को जीवर भी बोला जाता है, उसका तेल होता है। दूध, दही और पनीर, ब्रोकली आ गया, मक्खन आ गया, पपीता, आम जैसे फलों में भी विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन ए से युक्त जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनका सेवन करना चाहिए। इससे रतौंधी जैसी बीमारी जो कि रात में जिसमें नहीं दिखता है उससे भी निजात मिल सकती है। अब यहाँ पर आ जाते हैं चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं, यानी कि विजुअली चैलेंज्ड पर्सन। ये कौन होते हैं? इनकी जिन लोगों की दृष्टि बिल्कुल नहीं होती उनमें सुनने और छूने की अन्य इंद्रियां तेजी से विकसित करती हैं, जिससे वे अपने दैनिक कार्य कर पाते हैं। यानी कि जिन लोगों को कम दिखाई पड़ता है या बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता है तो उनकी जो स्पर्श करने की क्षमता होती है या उनकी सुनने की जो क्षमता होती है, श्रवण कौशल होते हैं, वो ज़्यादा विकसित हो जाते हैं। उनको लेकर के वो और ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते होंगे, जिससे वे अपने दैनिक जीवन के कार्य कर पाते होंगे। और ऐसे लोगों में मदद के लिए कुछ साधन विकसित किए गए। ठीक है, तो ऐसे लोगों में मदद के लिए कुछ साधन विकसित किए गए हैं, जिनमें से दो साधन यहाँ पर है। एक होता है आपका अप्रकाशिक साधन यानी कि नॉन ऑप्टिकल एड्स, और एक है प्रकाशिक साधन यानी कि ऑप्टिकल एड्स। अब इनको जान लेते हैं ये क्या होते हैं। सबसे पहले नॉन ऑप्टिकल एड्स यानी कि अप्रकाशिक साधनों के बारे में जान लेते हैं, जिसमें सबसे पहला आ जाता है विजुअल एड्स या चाक्षुष साधन। ठीक है, चाक्षुष साधन। दूसरा आ जाता है स्पर्श साधन, जिसमें स्पर्श की इंद्रियों का उपयोग करके व्यक्ति चीज़ों को समझ पाता है, ग्रहण कर पाता है। श्रवण साधन कौन से होते हैं? श्रवण वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा। श्रवण इंद्रियों यानी कि सुनने वाली जो इंद्रियां होती हैं उनका प्रयोग करके व्यक्ति चीज़ों को समझ पाता है। इलेक्ट्रॉनिक एड्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। अब सबसे पहले क्या था? चाक्षुष साधन। तो ये क्या होता है? ये एक ऐसी समस्या है, इसमें व्यक्ति पूरा ब्लाइंड ना होकर के बहुत कम दिखाई पड़ता है उसको, यानी कि इसमें व्यक्ति को दिखाई तो पड़ता है लेकिन इतना कम दिखाई पड़ता है कि तकरीबन वो ब्लाइंड होता है लेकिन वो पूरी तरीके से ब्लाइंड नहीं होता है। चाक्षुष साधन में क्या होता है? शब्दों को बड़ा कर सकते हैं, शब्दों को बड़ा कर सकते हैं, उचित दूरी पर प्रकाश डाल करके सामग्री की उपयुक्त तीव्रता प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति कंप्लीटली ब्लाइंड नहीं है, उसको नज़र आ रहा है, लेकिन अगर उन अक्षरों को जिनको वो पढ़ना चाहता है उनको बड़ा करके दिखा दिया जाए तो वो चाक्षुष साधन के अंतर्गत आएगा। स्पर्श साधन यानी कि आपका स्पर्श साधन क्या है? स्पर्श वर्ड से आपको पता चला होगा, ब्रेल लिपि इसी के अंतर्गत आ जाती है। उसमें वो क्या होता है? वर्ड्स जो होते हैं उभरे हुए होते हैं, उनको स्पर्श कर करके व्यक्ति चीज़ों को ग्रहण करता है। नोट्स आ जाते हैं, पढ़ने लिखने में स्पर्श करके मदद करते हैं ये साधन में। श्रवण साधन की बात करी जाए तो इसमें कैसेट होता है, टेप रिकॉर्डर होता है, टॉकिंग बुक्स आ जाती हैं एवं अन्य उपकरण शामिल आ जाते हैं। वो सारे उपकरण शामिल हो जाएंगे इसमें, जिनमें व्यक्ति सुन करके चीज़ों को समझेगा, सुन करके ज्ञान को ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉनिक एड्स के बारे में, कंप्यूटर युक्त कार्यों को करने के लिए बात करने वाले कैलकुलेटर जैसे साधन भी उपलब्ध हैं। क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न भी एक इलेक्ट्रॉनिक साधन है। कंप्यूटर के साथ साथ ऑडियो और वॉइस बॉक्स का भी प्रयोग किया जाता है और ये भी बहुत ज़्यादा सहायक होता है। तो इसमें भी सुनने की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक एड्स के अंतर्गत आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के माध्यम से जो लोग देख नहीं सकते उनको किस तरीके से चीज़ें समझानी है वो यहाँ पर बात की गई है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझने की ज़रूरत है, सारा बस आपको ध्यान में रखना है थोड़ा थोड़ा। अब यहाँ पर अभी हमने अप्रकाशिक साधनों की बात की थी, अब हम प्रकाशिक साधनों की यानी कि ऑप्टिकल एड्स के बारे में जानेंगे। इसमें क्या होता है? बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस, कॉन्टैक्ट लेंस, टिंटेड लेंस, मैग्नीफायर और टेलीस्कोपिक साधन शामिल हैं। टेलीस्कोपिक एड्स चॉकबोर्ड और कक्षा प्रदर्शनों को देखने में सहायक होते हैं, इनको भी आपको जहन में रखना है। अब द ब्रेल सिस्टम या ब्रेल लिपि, इसकी खोज किसने की थी? तो भाई ब्रेल लिपि की खोज की थी लुईस ब्रेल ने या लुई ब्रेल ने, जो खुद भी दृष्टि बाधित व्यक्ति थे, उनको भी
दिखता नहीं था और व्यक्ति ने विकसित किया था, और इस प्रणाली को उनके द्वारा 1821 में प्रकाशित किया गया था, जबकि वर्तमान में इसे 1932 में अपनाया गया है। यानी कि 1821 में लुइस ब्रेल के द्वारा एक लिपि दी गई थी, एक साधन दिया गया था जो कि ब्रेल लिपि थी, और वो सिस्टम क्या था उसके बारे में भी हम जानेंगे। और उसको अपनाया कब गया था, तो 1932 में उस चीज़ को अपनाया गया था। तो ब्रेल लिपि क्या है? ब्रेल लिपि दृष्टि बाधित लोगों के लिए एक स्पर्श साधन है जो उन्हें पढ़ने और लिखने में सक्षम करती है। ठीक है, स्पर्श साधन है, यानी कि इसमें व्यक्ति स्पर्श करके चीज़ों को समझता है। ब्रेल कोड में 63 बिंदु, जिनको डॉट्स बोलते हैं, या 63 अक्षर होते हैं। ठीक है, ब्रेल कोड होते हैं, उनमें 63 बिंदु या जिनको डॉट्स बोला जाता है, या फिर 63 अक्षर भी बोला जा सकता है। इन्हें 2 वर्टिकल रोज के एक सेल में व्यवस्थित किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक में 3 बिंदु होते हैं। ठीक है, पैटर्न ब्रेल शीट पर उभरे रहते हैं तभी तो व्यक्ति उनको स्पर्श करके समझेगा, जिससे कोई भी व्यक्ति पैटर्न को छू करके पढ़ सकता है कि ये ए बना है, बी बना है, या क्या बना है। अब कुछ ऐसे भारतीय भी हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। तो सबसे पहले उसमें आ जाते हैं दिवाकर जो थे संगीत के क्षेत्र में। ये दिवाकर एक व्यक्ति थे जो कि काफ़ी संगीत के क्षेत्र में इन्होंने अपना नाम बनाया है, और ये ब्लाइंड थे। रविंद्र जैन की बात की जाए तो ये जन्म से ही ब्लाइंड थे और संगीत के क्षेत्र में इन्होंने अपना योगदान दिया है। लाल अडवाणी की बात की जाए जो स्वयं दृष्टि बाधित थे, यानी कि ये भी ब्लाइंड थे, कम्प्लीटली ब्लाइंड थे। इन्होंने भारत में दिव्यांगों की विशेष शिक्षा और पुनर्वास के लिए एक एसोसिएशन की स्थापना की, और इसके अलावा यूनेस्को में ब्रेल समस्याओं पर भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है। किसने किया है? लाल अडवाणी की। इनको भी आपको जहन में रखना है। हेलन केलर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो हेलन केलर एक अमेरिकी लेखिका और व्याख्याता है जो कि दृष्टिबाधित है थी। ठीक है, वे क्या थी? 18 महीने की थी जब उन्होंने अपनी दृष्टि खो दी थी। ठीक है, उन्होंने अपनी दृष्टि कब खो दी थी? जब वे 18 महीने की थी, लेकिन अपने दृढ़ संकल्प और साहस के कारण वे विश्वविद्यालय में स्नातक यानी ग्रेजुएशन की पढ़ाई उन्होंने पूरी की थी, और उन्होंने द स्टोरी ऑफ माई लाइफ 1903 में ये बुक दी होगी। इसके साथ ही कई सारी बुक्स लिखी थी। इन सबको आपको जहन में रखना है क्योंकि यहाँ से भी सवाल बन सकता है, तो बस देख लेना था। समझने वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, इन चीज़ों को बस याद रखना है। अब यहाँ पर जो आज का हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो है साउंड यानी कि ध्वनि। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपका बन रहा था वो लाइट था, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम ध्वनि यानी साउंड के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। तो साउंड क्या है? क्योंकि कोई भी चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो चीज़ होती क्या है। तो ऑफकोर्स साउंड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो साउंड क्या है? साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी ध्वनि जो है वो ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, प्रकाश भी एक ऊर्जा का रूप था, ध्वनि भी एक ऊर्जा का ही रूप है। किसी माध्यम में ध्वनि वेव यानी तरंग की तरह चलती है या संचरण करती है, यानी जो आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको संचरण कहा जा रहा है। यहाँ पर ध्वनि किस तरह से आगे बढ़ती है? तो वेव की तरह चलती है। वेव कैसी होती है? इस तरीके की ध्वनि तो होती है वेव्स। तो इस तरीके से ध्वनि आगे गति करती है, संचरण करती है। और यहाँ पर एक और बात ध्यान देने वाली है, माध्यम, यानी कि ध्वनि के लिए कोई माध्यम होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई माध्यम नहीं है तो वहाँ पर ध्वनि ट्रेवल नहीं कर सकेगी, वहाँ पर आपको साउंड सुनाई नहीं देगी। और माध्यम कहाँ उपस्थित नहीं होता है? तो एक ऐसी जगह है जहाँ पर हवा भी उपस्थित नहीं है, कोई माध्यम उपस्थित नहीं है, उसको बोला जाता है वैक्यूम यानी कि निर्वात। ठीक है, ध्वनि को संचरण करने के लिए मीडियम या माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि का संचरण संभव नहीं है क्योंकि वहाँ कोई भी माध्यम नहीं है। माध्यम नहीं है तो वहाँ पर ध्वनि भी संचरित नहीं हो सकती, यानी कि ध्वनि नहीं चल सकती। तरंग क्या है? यानी कि अभी हमने पढ़ा कि ध्वनि जो है संचरण करती है एक वेव की तरह, एक वेव यानी कि तरंग की तरह। तो तरंग यानी वेव क्या होती है? वेव एक विक्षोभ है। विक्षोभ मतलब डिस्टर्बेंस। ठीक है, एक विक्षोभ है। जैसे कि शांत तालाब में आपने पत्थर मारा, डिस्टर्बेंस
क्रिएट किया वहाँ पर, तो तरंगें उठी। तो उसी चीज़ को यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि तरंग क्या है, एक डिस्टर्बेंस है, एक विक्षोभ है जो एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। विक्षोभ यानी कि डिस्टर्बेंस। अब ध्वनि क्या है, ध्वनि जो है उसके लिए कोई ना कोई माध्यम यानी कि मीडियम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो ठोस में भी ट्रैवल कर सकती है, वो लिक्विड में भी ट्रैवल कर सकती है, एंड गैस में भी कर सकती है, यानी कि ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में ट्रैवल कर सकती है। सबसे ज़्यादा की बात की जाए तो ठोस अवस्था में गति जो होती है ध्वनि की वो ज़्यादा होती है, उसके बाद होती है द्रव में, और गैस में सबसे कम होती है। कम क्यों होती है? क्योंकि ठोस के अणु पास पास होते हैं, उसको माध्यम में कण ज़्यादा हो रहे हैं संचरित होने के लिए, इसीलिए। और ध्वनि का जो वेग होता है ठोस में सबसे ज़्यादा, गैस में सबसे कम होता है। ठोस में या फिर स्टील क्या होती है, स्टील आपकी ठोस ही तो आ जाएगी। स्टील में कितना हो जाएगा, यानी ठोस में कितना हो जाएगा ध्वनि का वेग, तो 5000 मीटर पर सेकंड। द्रव की बात की जाए, वाटर ले लेते हैं, वाटर में 1500 मीटर पर सेकंड होता है ध्वनि का वेग। हवा यानी कि गैस, तो हवा में यानी कि गैस में कितना होता है, 340 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर भी देखकर आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि सॉलिड्स में जो साउंड की वेलोसिटी है वो सबसे ज़्यादा रहती है। ध्वनि का वेग ठोस में सबसे ज़्यादा रहता है, और सबसे कम अगर रहता है तो वो एयर में रहता है या गैसेस में रहता है। ठीक है। अब यहाँ पर जब कोई चीज़ कंपन करती है यानी वाइब्रेट करती है, तो ध्वनि उत्पन्न करती है। यानी ये चीज़ हमें क्लियर हो जानी चाहिए इस बात को पढ़ने के बाद कि ध्वनि कब उत्पन्न होती है, जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट करती है यानी कंपन करती है। हवा के कणों में कंपन होता है, किसी चीज़ ने कंपन किया तो आसपास जो वायु के कण हैं उनमें कंपन हुआ, वो अपनी जगह से हिले नहीं, लेकिन वो अपनी जगह पर ही कंपन कर रहे हैं। और ये जो एनर्जी है ये एक के बाद एक कण में ट्रांसफ़र होती चली जा रही है, एक के बाद एक मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र होती चली जा रही है। तो वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एनर्जी का लॉस हो जाता है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा दूर जाने पर जो आवाज़ पास में ज़्यादा आपको सही सुनाई दे रही थी, तेज़ सुनाई दे रही थी, वो दूर जाने पर थोड़ी सी कम सुनाई देती है, यानी कि कम ध्वनि सुनाई पड़ती है। तो कहने का मतलब ये है ध्वनि कब उत्पन्न होती है, तो जब भी कोई चीज़ कंपन करती है तो उसके आसपास के जो वायु के कण होते हैं उनमें भी कंपन होता है, जिस कारण से हमें चीज़ों की आवाज़ सुनाई देती है। मनुष्य का स्वर यंत्र क्या होता है, तो मनुष्य का स्वर यंत्र लैरिंक्स कहलाता है। ठीक है, लैरिंक्स कहलाता है। और बांसुरी की बात की जाए तो बांसुरी में एयर कॉलम है, ये एयर कॉलम यानी कि वायु स्तंभ कंपन करता है। इस तरीके से क्वेश्चन बन चुका है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है कि बांसुरी में वायु स्तंभ कंपन करता है, जिस कारण से हमें बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है। और तबले में एक मेम्ब्रेन होती है यानी कि झिल्ली होती है, उसके कारण तबले की आवाज़ सुनाई देती है। गिटार और सितार में तो आपने देखा ही होगा कि वहाँ पर तार होता है जो कि कंपन उत्पन्न करता है, जिस कारण से हमें उसकी आवाज़ सुनाई देती है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, मनुष्य में ध्वनि उनके वाक तंतुओं यानी कि वोकल कॉर्ड के द्वारा उत्पन्न होती है, और लैरिंक्स में उपस्थित होते हैं ये वाक तंतु, वोकल कॉर्ड, क्योंकि मनुष्य का जो स्वर यंत्र है वो लैरिंक्स ही है, और उसके अंदर कौन उपस्थित है, वाक तंतु यानी कि वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, मेल्स में अगर वोकल कॉर्ड्स की लंबाई के बारे में बात की जाए तो 20 mm होती है, और महिलाओं में 15 mm होती है। ठीक है, यानी कि महिलाओं का जो पिच होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसलिए उनकी आवाज़ तीखी होती है। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर के एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाला कोई भी नया नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।